नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 9 इसके अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम समझने जा रहे हैं 11वां गद्य, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी। वह हम समझने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक यात्रा यह भी, और उसके लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपनी कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रही है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी एक यात्रा यह भी। इसके द्वारा लेखक कहना यह चाहते हैं कि आजकल बहुत कुछ लोग हैं, वह नारी के विषय में और उसकी सुरक्षा के विषय में, उसके सम्मान के विषय में बहुत से भाषण करते हैं, बहुत सी कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन आचरण नहीं करते। स्त्री सम्मान की बात तो हर कोई करता है, लेकिन आचरण नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ पर मोहन नाम का जो एक रिक्शा वाला है, वह एक स्त्री सम्मान, नारी सम्मान का आचरण करके दिखाता है। यह एक स्त्री सम्मान की मिसाल बन जाता है उसका जीवन। एक लड़की अचानक उससे उसकी भेंट हुई और वह चिल्लाती है और उससे सहायता करने के लिए कहती है, और कहती है कि मेरे पिताजी है, मेरे विवाह किसी बूढ़े आदमी के साथ कराना चाहते हैं और ऐसे आदमी से विवाह करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसलिए वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन मोहन नाम के उस लड़के ने उसे बचाया। इतना ही नहीं, उससे उसकी शादी की, उसे सही मायने में उसे अपने जीवन में भी उसे स्थान दिया, और एक आत्महत्या करने जा रही एक स्त्री उसको बचाया और उसे सम्मान भी दिया। तो चलो हम पढ़ते हैं यह कहानी एक यात्रा यह भी। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू, भीरू शब्द आता है, देखिए इसका अर्थ होता है डरने वाला। यात्रा से डरने वाले हैं लेखक। क्यों डरते हैं कि लेखक यात्रा भीरू क्यों है? ऐसा भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके उत्तर में आपको यह बात याद रखनी है कि यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। कि यात्रा करते समय डर बना रहता है कि कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाएगा। पाला पड़ना मुहावरा है। पाला पड़ना, संबंध जुड़ना। कैसे कैसे लोगों से ये पाला पड़ जाएगा, तो इस बात का लेखक को डर सताता रहता है। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट शंट
अनशंट इसका अर्थ होता है मनचाहा, मनमाना, कि अपनी जो मर्जी में आए उसका ऐसा किराया कि मांग लेना। तो नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो किराया मांगते हैं, ऐसे ऑटो वाले से डर लगता है कि जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाएगा और नए शहर में कौन कौन से लोग मिलेंगे, ये सब चिंता बनी रहती है। इसलिए लेखक है वह यात्रा भीरू है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। तो उसे डॉक्टर से मिलने के लिए वह ग्वालियर जा रहे थे। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति इस शब्द का अर्थ हम देखते हैं आश्वस्ति, इसका अर्थ होता है सांत्वना। तो सांत्वना ये बनी रहती है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। और ऐसा हमें भी अनुभव होता है कि कहीं हम दूर गांव में या शहर में गए हैं और वापस जब आ रहे हैं, जब स्टेशन पर उतरते हैं तो कई ये रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हमारे आसपास घूमने लगते हैं कि चलो आना है। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? एक नवयुवक कहता है कि बाबूजी आप तो कहीं जाएंगे ही और ऑटो तो करेंगे ही, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जीत और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। और इसकी जीत और इसकी आवाज़, इसमें कुछ ऐसा आकर्षण लेखक को दिखाई दिया कि आखिर उसने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। जब वहाँ लेखक पहुँचे तो पता चला कि डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक, जो उसका अस्पताल है, तो उसकी जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। और उस समय ऑटो वाला इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। हम आगे देख चुके हैं। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूँ? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। फिर ये ऑटो वाले ने पूछा कि यहाँ से तुम कहाँ जाएंगे? लेखक ने होटल का नाम बताया और कहा कि तुम चले जाओ, यहाँ तो देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? उस ऑटो वाले ने कहा कि तुम शहर में तो घूमना फिरना तो चाहोगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। कहते कि कल हम चले जाएंगे, शताब्दी से चले जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक कहते कि तुमने अपना नाम तो नहीं बताया। मोहन, उस लड़के ने कहा कि उसका नाम है मोहन। तो इस रिक्शे वाले का, ऑटो वाले का नाम मोहन था, ये आपको याद रखना है।
मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। देखिए, प्रेम से लेखक को बाबूजी कहता था और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर वह पुकारता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। देखिए, अब उसके साथ ही आत्मीयता होने लगी। लेखक ने भी उसके प्रति अपनापन बताया। वह बहुत संकोच के साथ आया। संकोच का अर्थ होता है झिझक। लिखते हैं हम, संकोच, उसका अर्थ होता है झिझक। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। तो वह मोहन कहाँ का था? आगरा का था। ये बात ही बात में हमें उसके बारे में परिचय भी मिलता है, तो हमें यह भी याद रखना है। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। देखिए, उसके परिचय में हमें जानने को मिलता है कि बचपन से ही उसके माता पिता हैं वो चल बसे थे, मतलब कि वे मर चुके थे। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। परवरिश, इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होता है पालन पोषण। पालन पोषण उसके बड़े भाई ने किया। भाई वकील है, उसका भाई क्या है? वकील। मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। वो चुप हो गया। तो लेखक को पता चल गया कि मानो उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो अनिश्चित है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदहवास सी। घिघियाती हुई बोली। घिघियाना मतलब कि करुण स्वर में प्रार्थना करना। मोहन, मुझे बचा लो। करुण स्वर में मानो वो प्रार्थना कर रही थी कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ, अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। देखिए, बेच रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बात की ओर भी लेखक ने संकेत किया है कि लड़की को बेच दिया जाता है। किसी बूढ़े आदमी के साथ उसके विवाह कर दिए जाते हैं और उसके बदले में उसके पास से बहुत सारे पैसे वो प्राप्त करते हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। वह घबराई हुई थी और वह कहती कि मैं कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। लेकिन उस खुसट, खुसट का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होता है अप्रिय। लेकिन उस अप्रिय बूढ़े के साथ, अधेड़ के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ना। इसका अर्थ होता है उलझन में।
पढ़ा। लेखक तो उलझन में पड़ गए, सॉरी मोहन उलझन में पड़ गया। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वह पुलिस स्टेशन उस लड़की को लेकर गया और सारी हकीकत ये थानेदार से बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए कि उसकी FIR लिखकर मैं उसके माँ बाप को मैं जेल में भी बंद कर देता। हवालात इसका अर्थ होता है जेल। फिलहाल इसका अर्थ होता है इस समय। इस समय मुझे इस लड़की की चिंता थी कि इसके लिए क्या किया जाए। आखिर वह आत्महत्या करने जा रही थी तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया। थानेदार ने मोहन से पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है, तो उसने न में सिर हिलाया कि नहीं हुई है। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया कि अचानक आकस्मिक एवं प्रस्ताव रखा थानेदार ने इस लड़की के बारे में, तो वे तो चकरा गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। उसने कहा कि इसमें बुरा क्या है, मैं तो विवाह कर सकता हूँ, लेकिन उस लड़की को पहले पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। मोहन कहता है कि लेकिन एक मुश्किल है कि अपनी शादी है, वो उसकी भाभी है, वो अपनी बहन के साथ कराना चाहती थी और बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। देखिए यहाँ पर स्त्री सम्मान की बात है, स्त्री की सुरक्षा की बात है। मोहन सोचता है कि उसकी भाभी की जो बहन है उससे उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन वह उससे तो कोई भी अच्छा लड़का है उससे शादी कर सकता है, लेकिन इस समय तो इस लड़की की जिंदगी खतरे में थी, इसलिए उसके साथ शादी करना ये योग्य होगा। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है, कि वह परिचित भी है, अच्छी भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इस समय संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, तो इसलिए वह उससे शादी करने के लिए वह सहमत हो जाता है, ये इन सभी कारणों से। लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट, कि एकदम तो विवाह न होगा, अगर लड़की घर गई तो फिर उसे बेच देंगे, तो यह सवाल तो ये हमें परेशान तो करेगा ही। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे कि अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊं तो मेरे भैया भाभी भी ये नाराज होंगे, और साथ ही साथ उसके माता पिता भी ये मेरे विरुद्ध केस दाखिल कर सकते हैं, कि ये आरोप लगा सकते हैं कि मैं उसे भगाकर ले गया। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। देखिए इसके नीचे आप लाइन कर लीजिए कि कहाँ, नारी निकेतन में। बहुत ही
अच्छा सुझाव देता है थानेदार। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? कि आजकल ऐसे थानेदार भी कहाँ होते हैं कि उसने जो अनेक रास्ते भी निकाले, उलझनों में से उसे बाहर निकाला, और इतना नहीं, कुछ दिन के बाद ये मंदिर में उसकी शादी भी करवा दी। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है, कि मुझे तो लगता है कि कोई कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कहते कि यह थानेदार है, वह एक कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। उसकी कविताओं में भी यह मानवीय संवेदना देखने को मिलती है, जो आज सही माने में उसने प्रत्यक्ष रूप से भी ये मानवीय संवेदना दिखाई। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा, इसका अर्थ समझना है। इसका अर्थ होता है देवदूत। कि हर जगह ऐसा कोई मसीहा है, देवदूत है, वो दिखाई ही देता है। मतलब कि अच्छा कार्य करने वाले ऐसे इंसान होते ही है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। खफा, इसका अर्थ होता है नाराज, और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़के से शादी की वह किसी और जाति की है। तो उसके भाई भाभी खफा क्यों थे, नाराज क्यों थे? तो इसका कारण यह है, एक तो मोहन ने उसकी भाभी की बहन से शादी नहीं की, और दूसरा कारण यह कि यह लड़की उसकी जाति की भी नहीं थी, इसलिए उसके भाई भाभी उसकी शादी से नाराज थे। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह होना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है गुजारा होना। गुजारा होना यानी कि घर खर्च चलना। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। कि यहाँ कोई अपना नहीं है, लेकिन इससे तो अच्छा है नहीं कि अपने शहर में कोई दिन रात ऐसा व्यवहार करे कि जिससे मन है वह बेचैन हो जाए। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया। दामन थामना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आश्रय लेना। इसलिए ये ऑटो का, रिक्शा का दामन थाम लिया, उसका आश्रय ले लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक कहते कि वास्तव में तुम महान आदमी हो। तो मोहन को उसने महान क्यों कहा? तो इसके बारे में भी आप सोचिए, समझिए और याद रखिए। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कि बड़े बड़े लोग होते हैं ना, नारी हित के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से
एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेखक ने मोहन को महान क्यों कहा? तो इसका जवाब है, इसका उत्तर है कि लेखक कहते हैं कि बहुत से बड़े बड़े नेता या बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, वह नारी हित के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, व्याख्यान देते हैं, ये बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन वो व्यवहार में उसका अमल करते नहीं है। लेकिन तुमने तो सही माने में उसके साथ, उस लड़की के साथ जो आत्महत्या करने जा रही थी, जो अपनी जाति की भी नहीं थी, तो उसे अपनाकर उसके साथ विवाह करके और उसे अपने जीवन का अंग बना लिया और सही मायने में उसे सम्मान दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। उबारना यानी कि बचाना। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। यह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक जब उसे 500 रुपये देने लगे तो वह भी मना करने लगा। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक उसका अर्थ होता है मेहनताना। कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ, ये तो तुम्हारा मेहनताना है। तुम जो हमें ऑटो में घुमा घुमा कर सब जगह ले गए, तो इसका वेतन है। मैं तुम्हें दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। देखिए, मानवीय संवेदना, अपनापन, कि मैंने अपने माता पिता का प्यार तो कभी नहीं मिला। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। मोहन कहता है कि आपके रूप में मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने माता पिता मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। वह कहता है कि मुझे जो माता पिता मिल गए, ऐसा जो एहसास हुआ, माता पिता का प्यार मिला, तो इसके आगे तो ये रुपया तो कुछ मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक भी कहते हैं कि तुम मेरी ओर से तो सोचो। अगर तुम मुझे अपना पिता समझते हो तो कोई पिता अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता है। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह तो बहुत है, इतने सारे पैसे लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही कि अब जब भी ग्वालियर आइए तो मुझे बुला लेना। मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। और बड़े ही आग्रह के साथ उसे देते हैं कि एक शर्त रखते हैं कि एक शर्त है, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब भी ग्वालियर आऊँगा तो तुम्हें बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें रखने पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो उस पर लेखक अपना और अपनी पत्नी का नाम बताते हैं। मैं हूँ सत्यकेतु। लेखक का नाम क्या है? सत्यकेतु। आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही काम की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेखक का नाम उसने बताया सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। आँखों में अपनापन लेकर वह
निहारता रहा, देखता रहा। तो इस प्रकार एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला युवक जो बिल्कुल अपरिचित है, अनजाना है, तो ऐसे युवक का ये लेखक और उसकी पत्नी के प्रति जो अपनापन भरा हुआ जो व्यवहार, एक माता पिता मानो उसे मिल गए हो ऐसा जो व्यवहार किया, और साथ ही साथ लेखक और उसकी पत्नी ने भी मोहन के प्रति जो अपने पुत्र जैसा स्नेह रखा, व्यवहार किया, तो ये मानवीय संवेदनाओं की बात इसमें बड़ी हृदयस्पर्शी ढंग से बताई गई है। और मुख्य बात है कि मोहन ने जो एक अद्भुत कार्य किया कि जो आत्महत्या करने जा रही थी ऐसी लड़की को उसने बचाया, उसके साथ विवाह करके उसने अपने जीवन में एक सम्मानपूर्वक स्थान भी दिया। तो बड़ी ही प्रेरणाप्रद और रोचक कहानी है। यह कहानी है वह पूर्ण होती है। आप अच्छी तरह से इसे समझना, याद रखना, और जो स्वाध्याय की प्रश्न है उसे भी अच्छी तरह से तैयार करना। अस्तु।